एवरीवन, आज हम डीबीएमएस के फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, क्योंकि यूजीसी नेट में फंक्शनल डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिले और नॉर्मलाइजेशन पे तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Given the following relation instance, which of the following functional dependency are satisfied by the instance? So फंक्शनल डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन है, तो हम क्या देखते हैं, इसको देखने का सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है। वो क्या है कि अगर x डिटरमाइन y कर रहा है और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो x जितनी बार भी रिपीट होएगा y की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी 2 रहेगी। अगर यहाँ पर दोबारा से 1 आता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई डिटरमाइन जेड दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं एक्स वाई 1 4 क्या है 2 1 5 3 1 6 3 3 2 2, तो ये कर रहा है एक्स वाई टेंस टू जेड कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा क्या है, क्या एलिमेंट्स क्या ऑलवेज डिस्टिंक्ट है। जेड वाई में क्या है, जेड वाई को कर रहा है, जेड वाई को कर रहा है। तो 2 से 4 3 से 5 3 से 6। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी, 3 से क्या कर रहा है 5 कर रहा है और 3 से क्या कर रहा है 6 कर रहा है। लेकिन मैंने तो प्रॉपर्टी ये बताई थी ना कि जितनी बार x आएगा उतनी बार उसकी y की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो गया। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम, y टेंस टू z चेक करेंगे। सबसे पहले 4 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 5 की वैल्यू 3, 6 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से तो ये तो ठीक होगी। फिर अब इसको चेक करेंगे, y z डिटरमाइन x, तो y z किसको कर रहा है x को। 2 4 यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 2 4 किसको कर रहा है 1 को, 3 5 किसको कर रहा है 1 को, फिर 3 6 किसको कर रहा है 1 को, 2 2 किसको कर रहा है 3 को। ठीक है, तो ये सारे की सारी क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया। लेकिन मैं फिर भी सी एंड डी आपको दिखा देती हूँ सोल्व करके कि सी एंड डी कैसे नहीं है। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई जेड डिटरमाइन एक्स। ठीक है, तो वाई जेड डिटरमाइन एक्स, तो यहीं से पता लग गया था कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या देखना है फिर यहाँ पर, एक्स डिटरमाइन जेड देखना है। एक्स से जेड से 1 पे क्या है 2 है, फिर 1 से क्या आ गई 3 है, फिर 1 से क्या 3। तो यहीं पर ये क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। कैसे? क्योंकि 1 पर वैल्यू क्या है, एक्स की 1 पर वैल्यू क्या है 2, 1 पर वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यहीं पर ये क्या हो गया गलत। फिर क्या है एक्स जेड, इसको हम सिर्फ पहले ये वाला देखते हैं। अगर ये वाला y डिटरमाइन क्या है x, 4 से 1 है, 5 से 1 है, 6 से 1 है, 2 से 3 है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है x z डिटरमाइन y। फिर नेक्स्ट में देखो x z डिटरमाइन y। अब इसको देखो 1 2 से क्या है 4 है, 1 3 से क्या है 5 है, 1 3 से क्या है 6 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो इस तरीके से आप फंक्शनल डिपेंडेंसी के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ रिलेशन स्कीमा आर ए बी सी वी कैन कंक्लूड दैट। सो ये हमें टेबल दी हुई है, सो इसमें हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी देखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी फंक्शनली डिटरमाइन सी। सो ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को, एंड बी किसको कर रहा है, सी को। तो हमें दोनों ही चेक करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो देखो 1 का क्या है 1, 1 से क्या है 1, 2 से क्या है 3, 2 से क्या है 3, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर क्या है बी डिटरमाइन सी, 1 से क्या है 1, 1 से क्या है 0। एक मिनट, ओके, सो 1 से क्या आ गया यहाँ पर 0, तो ये क्या हो गया बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, सो बी, ए डिटरमाइन बी करता है लेकिन बी डिटरमाइन सी नहीं करता। ओके, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, अब फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ए तो करता है लेकिन बी नहीं करता। थर्ड क्या है, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। क्यों? क्योंकि देखो हमें ये तो पता है कि इस टेबल में बी डिटरमाइन सी कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया ना एक उसमें कि ये जो फंक्शनल है कि 1 का क्या है, 1 से क्या है 1 को भी कर रहा है डिटरमाइन और 1 से क्या है 0। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है।
लेकिन हम इतने से डाटा पे इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ए डिटरमाइन बी करता ही है। इन फ्यूचर अगर कोई भी इंस्टांसेस और आ जाए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाए 2 डिटरमाइन कर रही है 5 को, ठीक है, तो फिर ये जो ए डिटरमाइन बी है वो तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। इसका मतलब ये है कि हम इतने डाटा से हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ए डिटरमाइन बी करता ही करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, सी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सपोज द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड ऑन अ रिलेशन यू विद एट्रीब्यूट्स हमें ये दे रखे हैं, ठीक है, और डिपेंडेंसी हमें ये दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, ये ऑप्शंस देखने हैं। तो हमें क्या दे रखा है, जैसे कि पी एस क्या है, टी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इनसे क्या निकालना है, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखना है कि क्या जो पी एस है वो टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, चेक करना है हमें इसमें। तो पी का एस का जब हम क्लोजर निकाल लेंगे तो पी एस और क्या आ गया यहाँ पर, P से क्या हो गया क्यू आर, और फिर आर एस से क्या हो गया टी। तो ये हो गया करेक्ट। और ये क्वेश्चन क्या है, एम एस क्यू है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, आर किसको कर रहा है, टी को कर रहा है, तो आर से हम टी पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ठीक है। फिर क्या है, पी किसको कर रहा है, आर को, तो देखो यहाँ से ही पता चल रहा है कि पी किसको होल्ड कर रहा है, आर को। ओके, तो सी भी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, पी डिटरमाइन क्यू, पी एस डिटरमाइन क्यू। सो यहाँ पे इसका क्लोजर जब हम निकाल लेंगे पी एस, फिर उससे क्या हो गया, पी से क्या आ गया, क्यू आर हो गया, और आर एस से क्या हो जाएगा, टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पी एस डिटरमाइन क्यू, सो यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ गया, ए सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन, ये दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। तो सेम हमें चेक करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे सी एफ का क्लोजर निकालना है। तो देखो एक बार मैं पहले इनको यहाँ पे लिख लेती हूँ सबको। ए बी से क्या है, सी डी है, ए एफ से क्या है, डी है, डी ई से क्या है, एफ है, ओके, सी से क्या है, जी है, एफ से क्या है, ई है, और जी से क्या है यहाँ पर, ए है। क्लियर। फिर अब हम देखते हैं, फिर सी एफ से हम क्या कर सकते हैं, सी से क्या है, सी से क्या है, जी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जी से क्या है, ए भी है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, ए एफ से क्या है, डी भी है, ठीक है। अब क्या कर रह गया यहाँ पर, ई रह गया है ना, तो एफ से क्या है, ई भी है। सो ये हो गया यहाँ पे करेक्ट। क्लियर। इसी तरीके से सारे ऑप्शन चेक करेंगे हम। फिर क्या है, बी जी का क्लोजर निकालना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले बी एंड जी तो इसमें होंगे, फिर क्या है, जी से ए, सो ये भी ए भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ए बी से क्या आ गया, सी डी भी आ गया, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, ए एफ का क्लोजर यहाँ पे निकालेंगे, तो ए एफ तो ऑलरेडी होगा, तो ए है इसमें। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें ए एफ से क्या हो गया यहाँ पर, डी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सी किसी से आएगा यहाँ पर, ए अगर बी हो तो आ सकता, तो सी नहीं आ सकता, तो यहीं पे ये क्या हो गया, रॉन्ग होगा। फिर से हम एक बार और चेक कर लेंगे कि ई किसी से आ सकता है, यहाँ पर ई से, एफ से क्या आ गया, यहाँ पर ई आ गया, लेकिन जी नहीं आएगा फिर कहीं किसी से भी, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारा सी नहीं आ रहा तो फिर जी भी नहीं आ रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, डी ए बी का क्लोजर, सो ए बी से यहाँ पर सी डी आ गया, फिर उसके बाद सी से क्या आ गया, यहाँ पर जी भी आ गया, ओके। सो डी बी क्या हो गया, करेक्ट। सो इसमें फॉल्स क्या है यहाँ पर, सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। कंसिडर रिलेशन स्कीमा ए सी डी ई एच विद टू सेट्स ऑफ एफ डीज। तो एक ये एफ दिया हुआ है, एक जी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। सो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ कवर जी। सो देखो एफ कवर जी में हम क्या देखेंगे, एफ कवर जी में हम ये देखेंगे जो एफ की जो डिपेंडेंसी है वो जी की डिपेंडेंसी को कवर कर रही है या नहीं कर रही। जैसे देखो एग्जाम, देखो कैसे देखेंगे, देखो जैसे जी की जो डिपेंडेंसी क्या है, सी डी, ई से क्या डिटरमाइन कर रहा है, ए एच। तो हमने क्या लिया है, जी की डिपेंडेंसी ली है, और चेक हम किस में करेंगे, एफ में चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ में देखेंगे हम, ए से क्या, ए डिटरमाइन सी डी हो रहा है, तो ए का क्लोजर लेंगे हम यहाँ पर। तो देखते हैं अब ये इससे डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए ए से क्या हो रहा है, ए से क्या है, यहाँ पर चेक करेंगे, ए से क्या है, सी है, ए से ए तो है ही, ए से क्या है, सी है, ठीक है। अब ए सी से क्या है, डी भी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, ई, ई से क्या है, ई का क्लोजर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर हमें ए और एच चेक करना है, ई से क्या है यहाँ पर, एच है, और देखो ई से क्या है यहाँ पर, और इसे क्या है यहाँ पर, ए और डी, तो ये वाली डिपेंडेंसी भी क्लियर कर रहा है, ठीक है, कवर कर रहा है। सो ये एफ कवर जी कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जी कवर एफ, जी कवर एफ।
सो हमें क्या करनी है, एफ की डिपेंडेंसी को कवर करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए से क्या है सी, ए सी डी, ई से ए डी और ई से एच, यही है। फिर हम किस में चेक करेंगे, हम किस में चेक करेंगे, जी में चेक करेंगे। क्लियर। सो ए से क्या है सी है, देखो ए से यहाँ पे सी डी है तो ये भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है ए सी से डी, तो देखते हैं ए सी का क्लोजर निकाल के यहाँ पर ए सी, तो ए से यहाँ पर डी आ ही रहा है तो सेकंड भी क्लियर। फिर क्या है ई डिटरमाइन ई डी, सो ई का क्लोजर लेंगे हम ई, और फिर यहाँ पे देखो ई से क्या है यहाँ पर ए एच, ठीक है, ए तो आ गया, फिर क्या रहता है हमारे पास डी रहता है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए से सी डी, ठीक है, ये भी कर रहा है और एच तो कर ही रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है एफ कवर जी भी है और जी कवर एफ भी है, तब जब हमारे पास एफ कवर जी और जी कवर एफ कर रहा है, दोनों ही कवर कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है सी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सी, एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट। ओके, क्लियर। इन अ स्कीमा विद एट्रीब्यूट ए बी सी डी एंड ई, फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन, तो हमें ये डिपेंडेंसी दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट इम्प्लाइड बाय द अबव सेट। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, सी डी का क्लोजर निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो देख रहे हैं सी डी से सबसे पहले सी डी से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, ई से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओके, ए से क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर सेकंड क्या है, बी डी का क्लोजर लेंगे हम, तो बी डी, ठीक है, बी में देखो डी, बी से क्या ड्राइव हो रहा है, डी हो रहा है, और बी से कुछ और भी ड्राइव हो रहा है यहाँ पर नहीं, तो फिर इसका जो सो ये हो जाएगा इनवैलिड। नेक्स्ट देखते हैं बी सी के बाद, देखो बी सी एक तो यहाँ पर आ गया, फिर क्या है यहाँ पर बी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, ठीक है, फिर सी डी से क्या है ई, और ई से क्या है ए, और ए से क्या है यहाँ पर बी, बी तो पहले से हो रहा है तो सी डी भी है यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है ए सी को चेक करेंगे हम, ए सी का क्लोजर लेंगे, ए सी, ए से क्या है बी है, ओके, ए से क्या है सी है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है बी, सो बी क्या है नॉट वैलिड है, ठीक है। Which one of the option given below refers to the degree of a relation in relational database schema? So degree of a relation को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं हम इसको, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा ए, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्डिनलिटी आती तो उसका किससे रिलेशन होता है, टपल से, किससे होता है, टपल से। ओके, रिलेशन आर हैज 8 एट्रीब्यूट्स, fields of R contain only atomic value, is a set of functional dependency. F closure is exactly the set of FDs that hold 4. So हमें ये दे रखी हुई है डिपेंडेंसी, और हमें क्या बताना है कि ये जो रिलेशन है वो NF फर्स्ट NF में है, 2NF में, 3NF में, BSNF में, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडेंसी लिख लेते हैं, A से क्या कर रहा है BC, B से क्या कर रहा है CFH, E से क्या कर रहा है यहाँ पर A, एफ से क्या कर रहा है ई जी। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैंडिडेट की निकालते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इधर वाले जो राइट वाला सेक्शन है ना उसमें क्या मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी बी सी सी एफ एच ए ई जी, तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है, डी है। अब कोई भी कैंडिडेट की बनेगी ना वो डी से मिलकर ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ए डी का हम जो क्लोजर लेंगे ए डी, ठीक है, ए से क्या आ रहा है यहाँ पर बी सी आ गया, बी से क्या आ गया, बी से यहाँ पर आ गया एफ एच, ठीक है, और क्या रह गया यहाँ पे जी रह गया, जी यहाँ से आ गया। क्लियर। और एफ से यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। तो ये हमारी एक क्या होगी कैंडिडेट की। फिर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी डी का क्लोजर, तो बी डी, और क्या है यहाँ पर देखेंगे हम बी से क्या आ रहा है यहाँ पे सी एफ एच, ठीक है। अब एफ से क्या आ गया यहाँ पर ई और जी, ये सारे के सारे आ गए। फिर ई से हमारे पास क्या आ गया ए, तो ये भी क्या है कैंडिडेट की है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ई डी का क्लोजर, फिर हम देखेंगे ई डी, तो डी ई से देखो ए आ रहा है, ओके, फिर ए से बी सी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे ही आएंगे, ये भी क्या है कैंडिडेट की है। फिर नेक्स्ट क्या है एफ डी का हम क्लोजर लेंगे, तो एफ से क्या आ रहा है यहाँ पर ई और जी, और ई आ गया तो इसका मतलब ए भी आएगा ही, तो फिर ए ये भी क्या है कैंडिडेट की है। क्लियर। तो हमारे पास ये सारी क्या होगी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं मैं यहीं पे लिख लेती हूँ।
तो प्राइम एट्रीब्यूट में आ गया यहाँ पर क्या आ गया, ए डी, ठीक है, ए डी बी ई एफ, तो ये सारे हो गए यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम में कौन कौन से आ गए यहाँ पर नॉन प्राइम में आ गए हैं जी एच और सी, ये क्या हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्लियर। और यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ए डी बी डी ई डी एफ डी, क्लियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 2NF को चेक करेंगे। 2NF किस तरीके से चेक करते हैं, 2NF को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, ये वाली कंडीशन की proper subset of CK, proper subset of candidate की determine non prime attribute, क्लियर। तो इसमें 2NF को चेक करने के लिए एक सिंपल सा यही फंडा है, क्या है, जो A अगर डिटरमाइन B है, अगर जो A है वो क्या है सबसेट ऑफ C के है, मान जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट की क्या है AD आई है, ओके, तो प्रॉपर कैंडिडेट की होनी चाहिए इसका, जैसे कि यहाँ पर ए डिटरमाइन डी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये ए हो गया, ए जो है वो क्या इसका सबसेट है, ओके। यहाँ पे डी डिटरमाइन एफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी जो है वो क्या इसका सबसेट है। इसी तरीके से बी डी भी कैंडिडेट की थी, और यहाँ से बी डिटरमाइन नहीं हो सकता, डी डिटरमाइन नहीं हो सकता, ओके। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट ऑफ जो सी के है, ए क्या है वो जो क्या है प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के, और बी क्या नहीं होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो 2NF के लिए यही है कि हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के नहीं होना चाहिए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे दोबारा से जाके कि कौन कौन सी में ये वाली कंडीशन आ रही है, जहां पर भी ये वाली कंडीशन आ रही है तो उसका मतलब क्या है, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कैंडिडेट की है एडी, एडी क्या हो गया यहाँ पर, ए क्या हो गया सबसेट हो गया कैंडिडेट की का, तो इसका मतलब ये क्या है 2NF में नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट भी देखो, वैसे तो यहीं से पता चल गया कि ये क्या है 2NF में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है फिर से बी है, तो BD क्या है कैंडिडेट की है, और ये क्या हो गया इसका सबसेट हो गया, ई भी क्या हो गया सबसेट हो गया। तो इसका मतलब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो की है वो क्या है 2NF में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है बी, इन फर्स्ट NF बट नॉट इन 2NF, 2NF में ये नहीं है, ठीक है। In a relational data model, which one of the following statement is true? A relation with only two attributes is always BCNF. If all attributes of a relation are prime attribute, then the relation is in BCNF. So prime attribute किस में होता है 3NF में होता है, okay? Every relation has at least one non-prime attribute. BCNF decomposition preserve functional dependency. So इसका जो correct option वो क्या है A. A relation only two attribute is always क्या होता है BCNF में आता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका फर्स्ट। कंसीडर अ रिलेशनल टेबल R that is in 3NF but not in BCNF। क्या कहता है कि 3NF में होना चाहिए लेकिन BCNF में नहीं होना चाहिए, ओके। आपको 3NF एंड BCNF की प्रॉपर्टीज पता है, मैं बता देती हूँ 3NF में कैसे चेक करते हैं और BCNF में कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है A डिटरमाइन क्या है B है, अगर A क्या है, अगर A क्या है सुपर की है, ओके, और B क्या है प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब ये क्या है 3NF में है, ओके। BCNF में सिर्फ हम क्या चेक करते हैं, BCNF तो बिल्कुल इजी है, क्या A को हमें क्या चेक करना है, अगर A क्या है सुपर की है तो इसका मतलब क्या है वो BCNF में है, ओके। फिर अब हम इससे देखेंगे R has a non-trivial functional dependency x tends to A where x is not a super key and A is a prime attribute। तो इसमें क्या है देखो कि मैंने अभी बताया था, या तो क्या होना चाहिए, या तो आपका या तो क्या होनी चाहिए सुपर की होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बता दिया है कि A क्या है प्राइम एट्रीब्यूट है, X क्या सुपर की नहीं है, तो वो किस में आता है 3NF में आता है, ठीक है। लेकिन BCNF के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था सुपर की इंपॉर्टेंट है, X का क्या है A का क्या है सुपर की होना इंपॉर्टेंट है ना, तभी वो BCNF में आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है A, क्लियर। Which of the following statements about a relation R in first normal form is are true? So first normal form क्या होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए एटॉमिक होनी चाहिए, दूसरी इसमें हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, so मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कंटेन नहीं करना, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट प्लस में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट भी नहीं होना चाहिए, और कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये नहीं होने चाहिए, ओके। फिर देखते हैं कि R कैन हैव अ मल्टी एट्रीब्यूट की, तो मल्टी एट्रीब्यूट की हो सकता है,
आर कैन नॉट हैव अ फॉरेन की, सो फॉरेन की से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सो ये क्या है, गलत है। इसमें आर कैन नॉट हैव अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, सो भी बताया मैंने कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। आर कैन नॉट हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, सो मोर देन वन कैंडिडेट हो सकती है इसमें, ये भी गलत है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए एंड सी ओनली, ठीक है। The symbol this indicate functional dependency in the context of relational database. Which of the following option is are true? तो इसमें देखो सबसे पहले एक्स वाई किसको, एक्स वाई एंड वाई जेड इम्प्लाइज एक्स जेड, तो ये क्या आ जाती है, ट्रांजिटिविटी रूल, ट्रांजिटिविटी रूल, ठीक है। सो देख रही हैं एक्स जो क्लोजर है वो इसको कर रहा है, तो एक्स क्या है, एक्स से क्या है वाई, वाई से क्या हो रहा है यहाँ पर डिटरमाइन क्या हो रहा है जेड, तो ये क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई किसको कर रहा है जेड को, डब्ल्यू किसको कर रहा है वाई को, तो इसमें देखते हैं हम एक्स डब्ल्यू का जब हम क्लोजर लेंगे तो एक्स से यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू से यहाँ पर क्या आ गया, एक्स डब्ल्यू का जब हम क्लोजर लेंगे तो डब्ल्यू से यहाँ पर क्या आ गया वाई, और एक्स वाई से यहाँ पर क्या आ गया जेड, तो ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, वाई क्या डिटरमाइन कर रहे हैं जेड को, तो एक्स वाई का यहाँ पे क्लोजर लेंगे हम एक्स वाई, तो एक्स वाई से यहाँ पर क्या आ गया जेड डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या आ गया जेड भी आ गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले को, हम अगर इसका क्लोजर लेते हैं एक्स का क्लोजर एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए वाई बी, तो फिर ये किसको इंप्लाई नहीं कर रहा है, डब्ल्यू को नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉल्स ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी सी डी, क्लियर। Consider the following read-write schedule as over 3 transaction T1, T2, T3 where the subscript in the schedule indicate transaction this. Which of the following transaction schedule is a conflict equivalent to S? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंफ्लिक्ट कहाँ पर करता है, ठीक है। उसमें अगर यहाँ पर रीड के बाद, जैसे रीड करने के बाद क्या आ जाए, राइट ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, ये क्या है T1 है, ये क्या है T2 है। अगर राइट करने के बाद क्या आ जाए, रीड का ऑपरेशन आ जाए, या फिर क्या आ जाए राइट के बाद क्या आ जाए, राइट का ऑपरेशन आ जाए, और अलग अलग ट्रांजेक्शन पर, क्लियर। यहाँ पर इसका हम क्या ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, तो सबसे पहले क्या है T1, T2, T3, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है आर राइट करना, फिर क्या है सॉरी रीड करना, राइट करना, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर रीड करना, फिर उसके बाद क्या है रीड वाई, फिर राइट वाई, ओके। फिर यहाँ पे क्या है रीड वाई, राइट एक्स, और फिर क्या है राइट वाई, क्लियर। तो अब देखते हैं यहाँ पर तो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आ रखा है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है राइट के बाद हमने क्या किया है यहाँ पर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है T3 T2 किसको फॉलो कर रहा है, T3 को। यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम T1, T2, T3, ओके। T2 किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर T2 को, और कोई भी यहाँ पे किसी को फॉलो नहीं कर रहा, ना T1 T2 को, ना T1 T3 को, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जो T2 है ना वो किसको फॉलो करेगा, T3 को करेगा। सीक्वेंस हमेशा ये होना चाहिए, और T1 कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर बीच में भी आ सकता है, बट कंडीशन क्या है कि ऑलवेज T3 फॉलो बाय T2, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है T3 किसको फॉलो कर रहा है, T2 किसको फॉलो कर रहा है T3 को, T2 किसको फॉलो कर रहा है T3 को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और T3 यहाँ पर भी इसको T2 इसको यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो गया ऑप्शन 1, सो करेक्ट में यहाँ पर क्या क्या आ गया B, C एंड D, क्लियर। Consider the following relation scheme for library database book and collection with the following functional dependency। ये डिपेंडेंसी हमें दी हुई है, फिर इसने बोला ऑथर एंड की, वो क्या है की है, ठीक है, उसने पहले ही कैंडिडेट की दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम सबसे पहले कलेक्शन वाला चेक करेंगे, कलेक्शन वाले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले इसने क्या बताया है, टाइटल और ऑथर क्या है की है, तो इसके लिए सिर्फ यही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ओके। फिर हम देखेंगे जब टाइटल और ऑथर से ये पूरा का पूरा आ जाएगा, टाइटल और ऑथर से ये पूरी की पूरी रिलेशन आ रही है, तो ये टाइटल और ऑथर यहाँ पे क्या हो गए, टाइटल और ऑथर यहाँ पे क्या हो गए सुपर की, ठीक है। तो जब ये क्या है सुपर की है, तो इसका मतलब ये कौन से रिलेशन में है, ये BCNF में है, ओके। तो हम देखेंगे कि जो कलेक्शन है वो BCNF में किस में है, ए में है,
और किसी में है BCNF में नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर बी का भी, ए का, इसका बुक का भी निकाल लेना। ओके, let R relation be a relational schema in which of the following functional dependency are known to hold, the relational schema are this। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेंगे, इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, हम कैंडिडेट की निकाल लेंगे। ए बी को किसको कर रहा है, सी डी को, डी ई किसको कर रहा है, पी को, सी किसको कर रहा है, ई को, और पी किसको कर रहा है, सी को, पी कर रहा है जी को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कैंडिडेट की निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इधर देखेंगे, इधर मिसिंग क्या है, इधर मिसिंग क्या है, इधर मिसिंग है, ए बी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है, तो ए बी कैंडिडेट की होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी से क्या हो गया ए बी, सी से क्या हो गया डी, सी से क्या हो गया ई, और डी से क्या हो गया यहाँ पर पी। ठीक है, और बी से यहाँ पे क्या हो गया जी। तो फिर ये क्या कर रही है, सारे के सारे रिलेशन को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ गया, अब हम इसमें प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या कैंडिडेट की आ गई ए बी, तो ए और बी क्या हो गए कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम में सारे के सारे आ जाएंगे सी डी ई और पी जी। ठीक है, अब हम इसमें से चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे देखिए बी किसको कर रहा है, जी को कर रहा है, तो इसी से हमें पता लग गया कि हमारे पास कैंडिडेट की क्या है, ए बी है, तो इसका मतलब ये किस में नहीं है, ये 2NF में नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उसका सबसेट, कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी, नॉट इन 2NF। ओके, which of the following is not a part of acid properties of database transaction। so acid की क्या यहाँ पे फुल फॉर्म होती है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डी से क्या होती है ड्यूरेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डेडलॉक फ्रीडम, ये नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। In a relational database, if relation R is in BCNF, then which of the following is true about relation R। so हमें क्या बताना है BCNF के लिए, so R is in 4NF, R is, तो ये देखो ऐसे होता है 1NF, फिर क्या है 2NF, 3NF, BCNF। क्लियर, तो यहाँ पे देखो BCNF किस में है, 3NF में भी है, 2NF में भी है, 1NF में भी है। क्लियर, सो R इज इन नॉट इन 1NF, ये तो गलत हो गया। तो क्या है, मैंने भी बताया कि R किस में भी है, 2NF में भी है, 3NF में भी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, डी। Which of the following is true, every relation in 3NF is also in BCNF। तो इसने क्या पूछा है कि जो क्या है 3NF में है वो BCNF में हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो 3NF में है वो BCNF में हो सकता है, नहीं, जो BCNF में है वो 3NF में हो सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए रिलेशन R is in 3NF if every non prime attribute of R is fully functional dependent on every key of R। तो ये गलत है, एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो ये है थर्ड। ठीक है, जो क्या है एवरी BCNF में है वो क्या हो सकता है 3NF में हो सकता है। अगर आपको इस तरीके से भी समझ में ना आए ना तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होगी, है ना। तो उसमें क्या था 3NF में मैंने क्या बताया था, इधर क्या होना चाहिए सुपर की होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, और BCNF की क्या है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे BCNF में क्या है सुपर की सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये क्या 3NF में होता है, लेकिन 3NF में तो प्राइम एट्रीब्यूट भी तो करता है, लेकिन BCNF में नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, जो 3NF में है वो BCNF में नहीं होता। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, थर्ड। द रिलेशन स्कीम स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे। तो क्या है देखो, ग्रेड है, रोल नंबर है, नेम है, क्या नहीं है कोर्स नंबर। तो कोर्स से हम यहाँ पे, कोर्स के साथ हम यहाँ पे कोई भी नेम, कोर्स, इसके साथ हम क्या है इसका क्लोजर निकाल लेंगे। फिर देखते नेम क्रॉस से यहाँ पे क्या गया नेम, और मैं N और C ही लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर इससे क्या आ गया ग्रेड, ग्रेड, ओके, और नेम से क्या आ गया यहाँ पे रोल नंबर, ओके, रोल नंबर से क्या आ गया नेम। तो ये चारों के चारों आ गए यहाँ पर। तो नेम और कोर्स यहाँ पे क्या बन गई है, कैंडिडेट की बन गई है। और अगर हम रोल नंबर और कोर्स नंबर लेते हैं तो उससे भी सारा ही आ जाएगा, रोल नंबर, कोर्स नंबर, ठीक है, फिर ग्रेड, ओके, और रोल नंबर से यहाँ पर क्या आ गया नेम, ओके। तो ये चारों के चारों आ गए यहाँ पे, रोल नंबर, कोर्स नंबर, ग्रेड, नेम। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट में क्या क्या है, नेम है,
नेम, कोर्स, रोल नंबर, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में क्या है, ग्रेड। क्लियर। और कैंडिडेट की क्या है यहाँ पे, नेम, कोर्स, और क्या है, रोल नंबर, कोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये 2NF में है या नहीं है, तो नेम क्या आ गया, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो इसका मतलब ये क्या है, 2NF में नहीं है। ठीक है, फिर हम किस में देखेंगे, 3NF में। 3NF के लिए देखो ये क्या है, सुपर की, ये क्या है, सुपर की, अगर नहीं तो ये क्या है, ये रोल नंबर क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, नेम क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 3NF की। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर। Which of the following concurrency control protocol ensure both conflict serializability and freedom from deadlock? तो जो 2PL फेस लॉकिंग होती है उसमें क्या होती है, वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर तो करता है लेकिन डेडलॉक को नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। टाइम स्टैम्प क्या है, वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को भी करता है और डेडलॉक को भी करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ओनली। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।